हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही ज़रूरी चीज़। वो ये है कि फूल में नर युग्मक कहाँ बनते हैं और फूल में मादा युग्मक कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, वो सारी डिटेल आज हम लोग सीखेंगे, है ना? आइए, आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग सीखेंगे कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, या यूँ कहें तो नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है फूल में। देखिए, ये अगर कोई पुष्प है, आपको आइडिया है ऐसा फूल होते हैं और ये फूल के अ, भाग हैं। ये बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अगर हम लोग पुंकेसर के बारे में बात करें, है ना? और आपको पता है कि पुंकेसर के जो फूले हुए भाग होते हैं, है ना? इस भाग को हम लोग बोल देते हैं परागकोश। इस भाग को हम लोग बोल देते हैं परागकोश। और जब परागकोश को ऐसे कट करके देखा जाता है तो आपकी मेरे पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे कि वो कुछ परागकोश जो है ऐसा दिखाई पड़ता है ना? और आपको पता है कि परागकोश के बाहर जो है ये 4 भित्ति आवरण होते हैं, है ना? कौन-कौन से होते हैं? तो बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्यप्रत और टेपिटम। और इन चारों परतों के बीच आपको पता है ढेर सारी एक कोशिका भरी होती है जिसका नाम क्या है? लघु बीजाणु जन कोशिका, है ना? होता क्या है कि ये लघु बीजाणु जन कोशिका जब परिपक्व होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, देखिए दाढ़ी हो गए, है ना? तब ये लघु बीजाणु जन कोशिका को हम लोग नाम हल्का सा चेंज करके क्या कह देते हैं? पीएमसी या एमएमसी, है ना? एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मम्मी यानी मदर कोशिका, मतलब ऐसी कोशिका जो लघु बीजाणु बनाते हैं। और पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल, है ना? और हिंदी होता है क्या इसका? पराग मातृ कोशिका। ठीक, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। ये पीएमसी एमएमसी किसको बोलते हैं? तो आपको पता है कि परागकोश के चारों भित्ति के अंदर एक स्पेशल कोशिका है जिसे हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और उस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब परिपक्वन होते हैं, अर्थात जब वो बड़े होते हैं, तब हम उस कोशिका को बोलते हैं क्या? एमएमसी या पीएमसी। अब आगे सीखिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका भी द्विगुणित होते हैं और एमएमसी और पीएमसी भी द्विगुणित होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई विभाजन नहीं हुआ है, बस जनरली हुआ क्या है, वो बस बड़े हो गए, इसीलिए गुणसूत्र भी समान है ना? आगे चलिए सीखते हैं। होता क्या है कि ये जो पीएमसी और एमएमसी है, यूँ समझिए कि इनको काले होने से बहुत ही परहेज है। ये क्या करते हैं, खुद के अंदर से एक क्रीम का निर्माण करते हैं, है ना? और अपने चारों ओर कुछ क्रीम का निर्माण करके अपने चारों ओर लगा लेते हैं, है ना? और एक भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, इस क्रीम को या इस भित्ति को हम लोग नाम देते हैं कैलोस भित्ति। क्या नाम देते हैं? कैलोस भित्ति, है ना? फिर क्या होता है? ये एमएमसी या पीएमसी में अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है और चारों कोशिका द्विगुणित से अगुणित में बदल जाता है। उसी तरह से आपको पता है ये पीएमसी द्विगुणित है। इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इस एक एमएमसी से 4 छोटे-छोटे कोशिका का निर्माण होता है जो कि चारों के चारों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, है ना? और ये सारे कोशिका, ये जो भित्ति था कैलोस भित्ति, इससे घिरे होते हैं और बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। अब वो क्या किया गया? इसी एक संरचना में, एक भित्ति के अंदर वो चारों कोशिकाएँ नज़र आती है ना? और हम लोग इस स्वरूप को नाम देते हैं क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क, जिसके बाहर में कैलोस भित्ति है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है क्या? ये जो टैपिटम की परत है, ये जो टैपिटम परत है, ये एक एंजाइम का स्रावित करते हैं, एक एंजाइम का स्रावन करते हैं जिस एंजाइम का नाम है कैलीज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? आपको पता है एंजाइम मीन्स कैंची। ये कैलीज एंजाइम क्या करता है? लघु बीजाणु चतुष्क के चारों ओर उपस्थित जो भित्ति है, उस भित्ति को तोड़ देता है ये एंजाइम। तोड़ने के बाद जो चारों कोशिकाएं हैं वो
अलग-अलग सेपरेट हो जाते हैं, है ना? और होता क्या है, इसमें से सभी कोशिकाओं को अब हम लोग पर्सनली एक-एक करके क्या बुलाते हैं? लघु बीजाणु। और ये जो प्रोसेस हुआ इस बीच में कि एमएमसी से क्या बन गया? लघु बीजाणु। ये प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं लघु बीजाणु जनन, है ना? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए आगे चलते हैं। है क्या? अब इसमें से प्रत्येक लघु बीजाणु में परिपक्वन होता है, वापस से परिपक्व होते हैं। और लघु बीजाणु का परिपक्व होने का सीधा अर्थ होता है क्या? लघु बीजाणु में रिक्तिका का निर्माण हो जाना, वैक्यूल का निर्माण हो जाना, है ना? अब क्या होता है, ये परिपक्व लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा? तो असमान रूप से विभाजन करता है। असमान रूप से विभाजन का मतलब क्या है कि एक कोशिका बड़ा और दूसरी कोशिका छोटा बनता है। और होता क्या है कि ये जो लघु बीजाणु है, इसमें जब असमान प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, इससे एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। और उसी कोशिका के अंदर एक छोटी-सी कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। और ये जनन कोशिका कायिक कोशिका के अंदर ही होते हैं, उसके कोशिका द्रव्य में। और दोनों के दोनों कोशिका अब क्या है? अगुणित है, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। इस अवस्था को हम लोग बोल देते हैं द्विकोशिकीय परागकण, है ना? और ये द्विकोशिकीय परागकण जब परागकोश में बन जाते हैं, तब दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा है उसमें से 60% जो फूल वाले पौधा है, उसमें से 60% फूल वाले पौधे इसी अवस्था में परागकण को निकाल कर स्त्री केसर पे भेजते हैं, है ना? आगे सीखिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये जो द्विकोशिकीय अवस्था वाली परागकण है जिसमें एक छोटी कोशिका है जिसका नाम क्या है? जनन कोशिका। इस जनन कोशिका में अब क्या होता है? समसूत्री विभाजन, केवल जनन कोशिका में। और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने के कारण एक बड़ी कोशिका के अंदर 2 छोटी-छोटी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें अब हम लोग कहते हैं नर युग्मक, है ना? और आप लोगों ने देख लिया कि नर युग्मक यानी कि पेड़-पौधा में भी नर युग्मक बनते हैं, है ना? और वो कहाँ बनते हैं? आगे क्या है? अब इस पूरी अवस्था को हम लोग बोल देते हैं परिपक्व परागकण, है ना? और फिर क्या होता है, आपको पता है, ये जो परागकण है, कहीं न कहीं कोशिका है और कहीं न कहीं ये कोशिका है और पेड़-पौधा की कोशिका है ना? ये कहीं न कहीं कोशिका है और किसी कोशिका है, पेड़-पौधा की कोशिका है। अगर ये पेड़-पौधा की कोशिका है तो आपको पता है, इसके बाहर एक भित्ति होना तो लाज़मी है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलेंगे, है ना? अब है क्या कि ये इसके बाहर परागकण के बाहर जो है 2 भित्ति का निर्माण होता है। एक तो जो कि पहले से ही होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःचूल, है ना? और जो कि अंतःचूल जो होते हैं ये सतत रूप से उपस्थित होते हैं। ये कैसे उपस्थित होते हैं? सतत रूप से। क्या मतलब है इसका? कि कंटीन्यूअसली पूरे चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, है ना? और इसके भी बाहर इसके भी बाहर जो है एक और भित्ति का निर्माण होता है जिसको हम लोग बायोचोल बोलते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है वो देखिए। आपको पता है ये टैपिटम है और आपको ये भी पता है कि टैपिटम की कोशिकाएं एक अ, पदार्थ स्रावित करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलिनिन, है ना? ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? ये परागकण के बाहर आकर के परागकण की जो अंदर वाली जो पहली भित्ति है, कोशिका भित्ति, उसके बाहर आकर के एक और भित्ति का निर्माण करते हैं जो कि खाली-खाली होते हैं, यानी कि असतत रूप से रहते हैं। चारों ओर से नहीं रहते हैं, कहीं-कहीं से क्या रहते हैं? खाली रहते हैं, है ना? इस भित्ति को हम लोग बोल देते हैं क्या? बाह्यचोल या एक्साइन। और ये बाह्यचोल आपको बताएं किस-किस का बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। और आपको पता है कि स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करता है? तो टैपिटम की कोशिकाएं। अब क्या है कि ये जो खाली-खाली जगह है, जो दूसरी भित्ति है, बाहरी भित्ति है, वो क्या आपको बताया गया कि सतत रूप से नहीं पाए जाते हैं, कहीं-कहीं खाली होते हैं। वो जो खाली जगह है, उसे हम लोग कह देते हैं जनन छिद्र। इसका क्या कार्य होता है आगे चल कर के हम लोग सीखेंगे, है ना? अब देखिए एक चीज़ और, इस पूरी अवस्था को हम लोग कह देते हैं 3 कोशिकीय अवस्था या 3 कोशिकीय परागकण या परिपक्व परागकण, है ना? और इसी अवस्था में 40%
पुष्पीय पौधे के परागकण परागकोश से बाहर निकल कर के स्त्री केसर पर पहुँचते हैं और 60% पुष्पीय पादप में क्या हो रहा था कि द्विकोशिकीय परागकण पुंकेसर से निकल के स्त्री केसर तक पहुँचते थे। आइए, अब हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। बहुत बच्चों को या बहुत लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है, स्पोरोपोलिनिन है क्या? थोड़ा-सा चीज़ हम लोग सीखते हैं। ये जो स्पोरोपोलिनिन है, ये अब तक के ज्ञात सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है ना? इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस पदार्थ के ऊपर कोई एंजाइम डालते हैं, एसिड डालते हैं, अगर इसको गर्म कर देते हैं, आप आग में डाल दीजिएगा तो ये नष्ट नहीं होता है या जल्दी नष्ट नहीं होता है ना? ये बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रतिरोधी पदार्थ है। अब क्या है, एक चीज़ और कि ये जो परागकण है, जो कि आपको पता चल गया कि परागकण बन कहाँ रहा है, तो पुंकेसर के परागकोश के अंदर, है ना? कहाँ पे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया।